अगर किसी वजह से ट्यूब अगर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हिल जाती है, कोई कोई आपकी जैसे कह लें कि दांतों की इंजरी भी हो सकती है एट दैट टाइम जब उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं, या फिर मशीन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप पूरे के पूरे अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बड़े ही कॉमन टॉपिक के ऊपर कि हमें जब हमारी कोई सर्जरी हो रही होती है, स्पेशली जैसे कि हम सिजेरियन सेक्शन हो रहा होता है, तो कौन सा एनेस्थीसिया है जो कि हमें प्रेफर करना चाहिए? क्या कमर में इंजेक्शन लगवाना चाहिए जिसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, या हमें मुकम्मल बेहोशी जिसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं लेनी चाहिए? दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों के क्या फ़ायदे, क्या नुकसानात हैं? इसके ऊपर अब डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, कॉमनली हमारे साथ क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट को हम सर्जरी उसकी डिसाइड होती है या जब उसको थिएटर में लेके जाने लगते हैं, तो पेशेंट भी सबसे पहले आपको ये कहते हैं मैंने कमर में टीका नहीं लगवाना। और जैसे ही उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी आपको सब स्पेशली बुला के बात कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन आप कर दें लेकिन कमर में इंजेक्शन नहीं लगाना आपने। यानी वो चाह रहे होते हैं कि हम पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दें। अब जनरल एनेस्थीसिया वैसे तो सेफ है और हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जब हम सिजेरियन सेक्शन के लिए मरीज लेके जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक्चुअली 2 पेशेंट्स होते हैं। एक तो माँ होती है, दूसरा बच्चा होता है, ठीक है? माँ के लिए तो जनरल एनेस्थीसिया ठीक है, सेफ है, लेकिन बच्चे के लिए ये सेफ कंसिडर नहीं किया जाता। जो मेडिसिन, जो ड्रग्स हम आपको देते हैं, वो बच्चे तक भी पहुँचती है और खुदा न ख़वास्ता बच्चा निकालने में अगर थोड़ा-सा भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो डायरेक्टली बच्चे को अफ़ेक्ट कर सकती है। क्योंकि देखिए जनरल एनेस्थीसिया में होता क्या है कि जब हम आपको बेहोशी की दवाइयाँ दे देते हैं और आप सो जाते हैं, तो एक्चुअली आपके पूरे लंग्स जो हैं वो पैरालाइज़ हो जाते हैं। बिल्कुल साफ सादी ज़ुबान में समझ लें कि आपकी जो बॉडी है वो पैरालाइज़ हो जाती है और साँस नहीं ले पा रहे होते, जिसकी वजह से आपको आर्टिफ़िशियल मशीन्स के ऊपर साँस दिया जाने लगता है, उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ये जो दवाइयाँ आप तक गई हैं और आपके ऊपर इफ़ेक्ट की हैं, अब सोचिए यही दवाइयाँ बच्चे तक भी जाएँगी, स्पेशली अगर हमें बच्चा निकालने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाज़ दफ़ा कोई वैसी ब्लीडिंग होती है या बाज़ दफ़ा कोई एडहेशंस होती हैं, चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 1 से 2 मिनट के अंदर ही बच्चा निकाल सकें। तो बाज़ दफ़ा कोई वैसी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चीज़ की अवेलेबिलिटी का इश्यू हो सकता है थिएटर में, जिसकी वज़ह से डिले हो सकता है। तो ये बच्चे के लिए ख़ासा नुकसानदेह होता है और बच्चा इसमें फिर बहुत ज़्यादा कह लें कि उसका वो अच्छी क्राई के साथ नहीं निकलता या उसको रिससिटेट करना पड़ सकता है। दूसरा जो होता है पेशेंट के लिए भी जनरल एनेस्थीसिया सेफ नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि जब आपको मुकम्मल बेहोशी दे दी जाती है तो आपके लंग्स के अंदर या उसको जो पाइप है उसके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है जिसके थ्रू आपको सांस दिया जा रहा होता है। तो इससे कह लें कि आपकी इंटरवेंशन ज़्यादा है। जबकि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसमें एक बहुत बारीक नीडल के थ्रू एक ड्रग है जो कि आपके स्पाइन में इंसर्ट कर दी जाती है, उसके बाद वो नीडल रिमूव कर दी जाती है। वो ड्रग वहाँ पर अपना इफ़ेक्ट डालती है 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए वो अपना इफ़ेक्ट रखती है, जिसकी वजह से आपका निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। और वो निचला हिस्सा जब सुन्न हो जाता है तो आप ऑपरेशन कर पाते हैं और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो सेंसेशंस वापस आना शुरू हो जाती हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया का एक बड़ा फ़ायदा और भी है कि ऑपरेशन खत्म होने के 4 से 6 घंटे तक भी पेशेंट को उस तरह से सीवियर पेन फ़ील नहीं होती जैसे कि जनरल एनेस्थीसिया के खत्म होने के फ़ौरन बाद होती है। क्योंकि जब जनरल एनेस्थीसिया होता है तो हमें आपको पूरी तरह वापस लाना पड़ता है ताकि आपके लंग्स काम कर सकें, जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप ही खुद ही साँस ले रहे होते हैं, सो ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं होती। वो जो ड्रग जब तक वो अंदर रहती है, दवाई जब तक अपना काम करती है, वो हिस्सा सुन्न रहता है और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सेंसेशंस वापस आना शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक कॉम्प्लिकेशंस का ताल्लुक है तो देखें दोनों प्रोसीजर्स के साथ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हैं। इससे पहले जो मैंने बात की थी वो साइड इफेक्ट्स थे कि अच्छा जब आपको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो अच्छा उसमें ट्यूब डाली जाती है, आपको जो है वो उस वक़्त बाद में खाँसी की शिकायत भी रह सकती है, उसके बाद ये कि बच्चा को निकालने में डिले होता है तो बच्चा भी इफ़ेक्ट हो रहा होता है। ये एज़ इट इज़ उस तरह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। इनके बेसिकली साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस वो होती हैं कि अगर ट्यूब डालने में ज़्यादा डिले हो जाए तो आपका काफ़ी हद तक उसमें नुकसान हो सकता है, आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। अगर किसी वजह से ट्यूब अगर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हिल जाती है, कोई कोई आपकी जैसे कह लें कि दाँतों की इंजरी भी हो सकती है एट दैट टाइम जब उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं, या फिर मशीन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप पूरे के पूरे उसके ऊपर सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। सो इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बाद में लोगों में क्या देखा गया है कि इनमें चेस्ट की इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
और जहाँ तक स्पाइनल एनेस्थीसिया का ताल्लुक है, एक ये जो मिथ हमारे साथ एसोसिएटेड है कि इसके साथ कमर में बहुत दर्द होती है, ये मिथ है, यानी इसमें कोई हकीकत नहीं है, ठीक है? तो एक बहुत बारीक नीडल होती है जिसके थ्रू ड्रग को अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और वो उस तरह से ज़्यादा है कि अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया देने वाला बंदा ट्रेन्ड नहीं है। अगर वो बंदा ट्रेन्ड नहीं है, तो वो ज़ाहिर है वो गलत जगह स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकता है, यानी हाई दे सकता है, जिसकी वजह से आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। सिमिलरली बाज़ दफ़ा बहुत कम इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है, हेमाटोमा बन सकता है। उसके साथ जो है वो कह लें कि वो बहुत कम पेशेंट्स के अंदर ये कि वो पैरालिसिस भी हो सकता है, जो कि यूजुअली टेम्परेरी होता है, और जैसे-जैसे वो ब्लड डिसॉल्व होना शुरू होता है, तो पैरालिसिस भी ठीक होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक देखा गया कि स्पाइनल एनेस्थीसिया की बहुत कम ऐसी कंडीशंस है जिनको हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं कि अच्छा इन कंडीशंस में स्पाइनल एनेस्थीसिया हम नहीं देते हैं, और बाकी सब कंडीशंस में यूजुअली हम पेशेंट को अलाउ कर देते हैं। इनमें नंबर 1 कंडीशन तो ये होती है कि अगर आपका खून पतला है, अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन आपकी कमर के ऊपर मौजूद है, अगर कमर की कोई प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी है, तो उस सूरत-ए-हाल में हाँ, जनरल एनेस्थीसिया को प्रेफ़र किया जाता है। कुछ हार्ट कंडीशंस में भी जनरल एनेस्थीसिया को प्रेफ़र किया जाता है। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर हम सेफ्टी में बात करें, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को पूरी दुनिया में जनरल एनेस्थीसिया की निस्बत सेफ समझा जाता है, और इसके साथ पेशेंट की यूजुअली जो कहने फीडबैक होता है वो भी बेहतर होता है। और जिस तरह हमारा तरीका होता है कि हम इसमें यूजुअली पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ थोड़ी बहुत सेडेशन भी दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पैनिक नहीं करता, परेशान नहीं होता, और ऑपरेशन में इजीली वो अपना कह लें कि टाइम उसको मुश्किल नहीं लग रहा होता है, जबकि ज़्यादातर लोगों का खौफ होता है कि वो ऑपरेशन में जागना नहीं चाहते। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को भी हम कंबाइन कर सकते हैं किसी नींद की ऐसी दवाई के साथ, स्पेशली जब बेबी आउट हो जाता है और बेबी निकल जाता है, तो उसके बाद हम पेशेंट को उसमें भी सुला सकते हैं, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल हो जाता है। तो ये मोटे-मोटे मैंने आपको इंडिकेशंस और मैंने डिफरेंसेस और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया है। लेकिन अगर आप मेरा वो लेंगे इसके ऊपर व्यू, तो वो ये है कि जो स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर लगाने वाला बंदा जो एनेस्थेटिस्ट है वो आपका ट्रेन्ड है, आपने जो नीडल ली है वो फाइन है, आपकी ड्रग जो है वो इफेक्टिव है, तो फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो जनरल एनेस्थीसिया की निस्बत बहुत ज़्यादा सेफ है। और हमेशा जब भी आप सर्जरी, खुदा न खास्ता जब भी कभी किसी सर्जरी से गुजरे, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया को हमेशा जनरल एनेस्थीसिया पर फ़ोकियत दीजिए। बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।